अब अगला चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में ये एक मेथड होता है कॉस्टिंग का, जिसमें वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि सिविल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड होती हैं, जैसे कि कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है, रोड बना रहा है, ब्रिज बना रहा है, तो वो लोग इस मेथड को यूज़ करते हैं अपना प्रॉफिट वगैरह निकालने के लिए और कॉस्ट देखने के लिए। तो इसमें कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो समझने के लिए ज़रूरी है अगर हमें ये चैप्टर करना है, तो ये सारी टर्म्स आगे काम आने वाली हैं। सबसे पहले आता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में जो प्राइस डिसाइड होता है उसी को हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोल देते हैं। कॉन्ट्रैक्टी को काम करवाना होता है, ये बोलता है मुझे बिल्डिंग बनवानी है, ये बोलता है 50 लाख लगेंगे, ये बोलता है 45 में काम कर दो, ये मान जाता है 45 लाख जो है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो जाएगी। ठीक है। और दूसरी टर्म आती है वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड क्या होता है कि ये जो बिल्डिंग्स वगैरह है, जैसे हमको किसी बिल्डिंग को बनता हुआ देखते हैं तो हमें पता नहीं लगता, हम एकदम से देख के बता नहीं सकते कि इसका कितना परसेंट काम हो चुका है या इसको बनने में कितना टाइम लगेगा। तो इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्टी जो होता है वो एक टेक्निकल पर्सन को हायर कर लेता है। वो टेक्निकल पर्सन जाता है और जाके कॉन्ट्रैक्टर का काम देखता है, और जितना काम उसने किया है उसमें से जितना काम उसको सही लगता है उसको वो जाके सर्टिफाइड करके आ जाता है। वो बोलता है कि हाँ भाई इसने 40% काम तो सही अभी तक कर दिया, तो उसको बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड, जितना वो देगा। ठीक है, जितना वो सर्टिफिकेट देगा उस काम को। और वर्क अनसर्टिफाइड क्या है? कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि मैंने 50% काम कर दिया, हमने टेक्निकल पर्सन को भेजा और उस टेक्निकल पर्सन ने बोला कि नहीं 50% तो काम नहीं, आप 40% ही मानो, 40% ही हुआ, बाकी 10% मुझे नहीं लगा ढंग का। तो वो जो 10% रह गया उसको बोलते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। वो काम उसने कर तो दिया लेकिन वो सर्टिफाइड नहीं किया टेक्निकल पर्सन ने, उसके लिए कोई पेमेंट नहीं होगी क्योंकि वो काम ही अच्छा नहीं लगा। ठीक है। अगला क्या है? कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड सिंपल सा है, जो पेमेंट हम उसको करते हैं, कॉन्ट्रैक्टी जो पेमेंट करता है वो रिसीव करता जाता है, उसे कैश रिसीव्ड बोल देते हैं। और अगली टर्म इसमें आती है रिटेंशन मनी। ये वो पैसा है जो हमने, मतलब कि डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड कैश रिसीव्ड। मतलब जाके वर्क सर्टिफाइड करके आया वो हमारा टेक्निकल पर्सन, बोला 40% का काम कर दिया, तो हम पूरे 40% का पैसा उसको नहीं देते हैं, हम कुछ पैसा रोक लेते हैं, क्योंकि सारा पैसा दे देंगे तो फिर बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये पेमेंट जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीशन पे आफ्टर प्रोबेशन पीरियड पेमेंट की जाती है। प्रोबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जब उसने काम कर दिया कॉन्ट्रैक्टर ने अपना, लेकिन हम उसकी फाइनल टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद कुछ कमी लगी तो उसको बुला लेंगे। लेकिन अगर हमने फुल पेमेंट उसको कर दी तो फिर बाद में कमी लगी तो वो आएगा नहीं, कितना भी बुला लो। तो इसलिए कुछ पैसा रोक के रख लेते हैं। ठीक है। टोटल एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है? टोटल एक्चुअल कॉस्ट वो कॉस्ट है, इट मीन्स ऑल द एक्सपेंडिचर incurred फॉर कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग स्पेसिफाइड पीरियड। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज: टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। मतलब कि हमने टेक्निकल पर्सन को भेजा था, कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा था मैंने 50% का काम कर दिया, लेकिन टेक्निकल पर्सन ने सर्टिफाइड किया 40% का। तो उस 40% में जो कॉस्ट आई वर्क सर्टिफाइड की जो कॉस्ट है, और वर्क अनसर्टिफाइड की जो बचा, बाकी का 10% बचा, उसमें भी तो उससे काम तो किया है ना, कॉस्ट तो आई होगी उसकी। तो उन दोनों की कॉस्ट को जब ऐड कर देते हैं तो उसे बोलते हैं टोटल एक्चुअल कॉस्ट। अब अगली टर्म है टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। अब टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होती है? जब हम टोटल एक्चुअल कॉस्ट, जो जितना काम उसने अभी तक किया सर्टिफाइड का और अनसर्टिफाइड का, उस टोटल कॉस्ट में से, टोटल एक्चुअल कॉस्ट पे जब फ्यूचर की एस्टिमेटेड कॉस्ट को ऐड कर देते हैं तो उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट बन जाती है उसको बोल देते हैं टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। नॉशनल प्रॉफिट, नाम से ही पता चलता है ये प्रॉफिट असली नहीं है। ये प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जब हम बोलते हैं कि टेक्निकल पर्सन, हमने कुछ काम किया और टेक्निकल पर्सन आके उसको सर्टिफाइड भी करके चला गया, तो हमें ऐसा लग जाता है, हम ऐसा मान लेते हैं कि इस काम की जो वैल्यू है, इस वर्क सर्टिफाइड की जो वैल्यू है, इसमें हमारी जो कॉस्ट आई थी 40% काम वो सर्टिफाइड करके भी चला गया, उस 40% काम को करने पे हमारी जो कॉस्ट आई थी, मतलब इतना प्रॉफिट तो हमको हो गया, हम ये चीज सोच लेते हैं। ठीक है। तो उसको बोलते हैं नॉशनल प्रॉफिट। इसको निकालते हैं वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। अब एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या होता है? एस्टिमेटेड प्रॉफिट, एक सेकेंड, एस्टिमेटेड प्रॉफिट को हम बोलते हैं वो प्रॉफिट जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट को लेस करने के पर आता है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट, जब एस्टिमेटेड की बात होती है, ऊपर भी जब एस्टिमेटेड कॉस्ट की बात हुई थी तब हम टोटल पूरे कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड हुआ था, ये टर्म हम पढ़ चुके, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट को लेस कर देते हैं तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ जाता है पूरे कॉन्ट्रैक्ट का।
अब टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट हमने ऊपर पढ़ी थी, ये रही। जब हम टोटल एक्चुअल कॉस्ट को वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड वाली दोनों कॉस्ट को ऐड कर देते हैं तो आ जाती है टोटल एक्चुअल कॉस्ट। फिर हम उसमें फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट ऐड कर देते हैं तो आ जाती है टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से इस टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट को लेस कर देंगे तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, हमने कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया, सारा काम वो खुद नहीं करता है, कुछ काम वो दूसरों से करवा लेता है। तो जब वो कुछ काम दूसरों से करवाता है तो सब कॉन्ट्रैक्ट पे दे देता है उन चीज़ों को, तो उसकी जो कॉस्ट आती है ना उसको हम नॉर्मल कॉस्ट मानते हैं, मतलब कि उस कॉस्ट को हम डेबिट साइड में दिखा देते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा देते हैं, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पे दिखा देता हूँ मैं कि कहाँ पे इसे दिखाएंगे। ये रहा, ये ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होता है हमारे पास में। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट ये रहा। इसमें हम डेबिट साइड में टू सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट यहाँ पे दिखाते थे। जब हम यहाँ पे सारे एक्सपेंडिचर लिखते हैं तो यहाँ पे सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट भी हम लोग दिखा देते हैं। और इसके बाद में जो टर्म आती है वो है एक्स्ट्रा वर्क डन। एक्स्ट्रा वर्क डन क्या होता है? जब कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में जो बात हुई थी उसके अलावा वो कुछ काम करवा लेता है तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा वर्क डन। इसके लिए वो पेमेंट भी अलग से लेगा, सेपरेट पेमेंट चार्ज होती है, और इस पर जो प्रॉफिट होता है उसको डायरेक्ट P&L में ट्रांसफर कर देता है। क्योंकि एक छोटे से काम के लिए, जैसे एक बिल्डिंग बनवाई, तो बिल्डिंग बनवाने के बाद में हमारे दिमाग में एक बात आई कि यार पीछे एक स्टोर भी बनवा लेते हैं, तो ये एक्स्ट्रा काम उससे अगर करवा लिया तो इससे पूरे कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट और पूरे कॉन्ट्रैक्ट के प्रॉफिट को अफेक्ट नहीं करना, और इसकी ताकि इसकी इसी वजह से इसके लिए सेपरेट पेमेंट ले लेगा और इसका प्रॉफिट डायरेक्ट P&L में ट्रांसफर कर देगा सेपरेटली। और एस्केलेशन क्लॉज क्या होता है? एस्केलेशन क्लॉज जैसे कि ये सारी चीज़ें, ब्रिज बिल्डिंग और ये सब कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। अगर आगे आने वाले टाइम में 2-3 साल तक काम चलेगा, कोई लॉ आ गया, कोई GST आ गया, जिसकी वजह से जो मटेरियल या जो चीज़ें हम उस कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ करते हैं, जो एक्सपेंडिचर लगाते हैं, उसकी कॉस्ट बढ़ गई, तो फिर या तो अगर कॉस्ट बढ़ गई तो कॉन्ट्रैक्टर का जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, या अगर उन चीज़ों का प्राइस हो गया तो कॉन्ट्रैक्टर कुछ ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेगा। ये सारी बातें ना हो इसलिए हम लोग एक चीज़ करते हैं, उसमें एस्केलेशन क्लॉज डाल देते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये क्या बोलता है? एज पर दिस क्लॉज इन द एग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इफ प्राइस ऑफ मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंडिचर इंक्रीज डिक्रीज इन फ्यूचर, देन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कैन बी इंक्रीज डिक्रीज अकॉर्डिंगली। ये बातें हम इसमें कर देते हैं। अब कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट वो चीज़ है जब इसमें पहले से कुछ प्राइस डिसाइड नहीं होता, ये कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना लेंगे हम लोग, इसमें बोल देते हैं कि हाँ भाई आप इस चीज़ को बनाओ, जितनी कॉस्ट आएगी उसमें आपका प्रॉफिट ऐड कर लेना। तो वो उसको बनाता है, देखता है कि कॉस्ट कितनी आई, कितना % प्रॉफिट मैं कमाता हूँ, वो उसको ऐड कर देता है। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में ऐसे निकाली जाती है। आगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट देख लेते हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट कुछ ऐसा है, ये इसका डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी हम चीज़ें हम कॉन्ट्रैक्ट में लगा रहे हैं, हमने मटेरियल लगाया तो इन सारी चीज़ों को हम डेबिट साइड में लिख देंगे। टू मटेरियल, टू लेबर, टू डेप्रिसिएशन, जो कोई मशीन हमने लगाई थी उसमें डेप्रिसिएशन आया, टू ओवरहेड, और टू सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, जैसा कि हमने पहले भी देखा था, टू एनी अदर एक्सपेंडिचर। तो सारे एक्सपेंडिचर हम इस तरफ लिखते जाएंगे। वो सारे खर्चों को इस तरफ लिखने के बाद में उनसे जो कोई भी चीज़ें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें हमने लगाई, उससे हुआ क्या, उससे मटेरियल लगाया, मटेरियल कुछ बच गया, बाय मटेरियल एट साइड, उसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और उस मटेरियल या हमने रिटर्न कर दिया, बाय मटेरियल रिटर्न, या हमने मटेरियल की सेल कर दी, बाय सेल ऑफ मटेरियल। तो उन सारी चीज़ों को हम इस तरफ लिखते जाएंगे। तो जब इतना खर्चा हमने लगाया था, इतनी सारी चीज़ें हमारे पास में बच गई थी, तो टोटल एक्चुअल कॉस्ट जब हम यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगी। टोटल एक्चुअल कॉस्ट का बैलेंसिंग फिगर हम इस तरफ ले जाते हैं नीचे। तो यहाँ पे आती है, एक साथ भी बन सकता है लेकिन इसको अलग अलग भी बना सकते हैं ऐसे। तो इस टोटल एक्चुअल कॉस्ट को बैलेंसिंग फिगर से निकालने के बाद में यहाँ पे ले आएंगे, टोटल एक्चुअल कॉस्ट यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद इस टोटल एक्चुअल कॉस्ट में दो तरह की कॉस्ट होती है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। एक तो कॉस्ट वो थी जो वर्क सर्टिफाइड हुआ है उसके अंदर थी, और एक कॉस्ट वो जो वर्क अनसर्टिफाइड हुआ है उसके अंदर आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम बाय वर्क इन प्रोग्रेस लिखेंगे और फिर इसमें वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू लिख देंगे। इसकी कॉस्ट नहीं आती, इसकी यहाँ पे वैल्यू आ जाती है। और वर्क अनसर्टिफाइड की कोई वैल्यू होती ही नहीं है क्योंकि ये अनसर्टिफाइड है और इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे इसकी कॉस्ट आ जाती है वर्क अनसर्टिफाइड की। तो टोटल एक्चुअल कॉस्ट में इन दोनों की कॉस्ट थी। टोटल एक्चुअल कॉस्ट में क्या था, वर्क सर्टिफाइड की भी कॉस्ट थी प्लस वर्क अनसर्टिफाइड की कॉस्ट भी थी। इन दोनों की कॉस्ट इसके अंदर थी।
तो जब वर्क अनसर्टिफाइड की कॉस्ट यहाँ पे भी थी और वर्क अनसर्टिफाइड की कॉस्ट हमने यहाँ पे भी लिख दी, तो एक तरीके से देखा जाए तो इस कॉस्ट से ये वर्क अनसर्टिफाइड की कॉस्ट कैंसिल, तो इसमें बची अब वर्क सर्टिफाइड की कॉस्ट, और यहाँ पे हमने लिखी वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू। तो जब वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू में से वर्क सर्टिफाइड की कॉस्ट लेस होती है तो क्या आता है, नॉशनल प्रॉफिट। ये फॉर्मूला हमने पीछे भी पढ़ा था, तो नॉशनल प्रॉफिट आ जाएगा। अब इस नॉशनल प्रॉफिट को हम लेकर जाएंगे, बैलेंसिंग फिगर से नॉशनल प्रॉफिट निकाला, अब इसको नॉशनल प्रॉफिट को यहाँ पे ले जाएंगे बाय नॉशनल प्रॉफिट। अब इस नॉशनल प्रॉफिट में से हमें डिसीजन लेना होता है कि कितना पार्ट हम P&L अकाउंट में डालेंगे और कितना पार्ट हम रहने देंगे टू वर्क इन प्रोग्रेस में। ये चीज़ निकालने के लिए कि नॉशनल प्रॉफिट का कितना पार्ट P&L अकाउंट में डाल देना चाहिए हमको, तो ये चीज़ निकालने के लिए बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, ये फॉर्मूलाज हम आगे पढ़ेंगे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो था, ये कॉन्ट्रैक्ट था उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, उसमें वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है अभी भी। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका उसके लिए क्या फॉर्मेट होगा, उसके लिए सिंपल सा फॉर्मेट है, सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दो, जो जो लगाई, मटेरियल, लेबर, डेप्रिसिएशन, ओवरहेड, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, एनी अदर एक्सपेंडिचर, ये सब इस तरफ खर्चे लिखने के बाद में उन सब से खर्चों से हुआ क्या, मटेरियल बच गया, मटेरियल रिटर्न कर दिया, सेल कर दिया मटेरियल, और कॉन्ट्रैक्टी ने हमको जो पैसा दिया, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बाय कॉन्ट्रैक्टी के नाम से उसको लिख देंगे, ताकि ये सारी चीज़ें तो हमारे पास बच गई, यानी ये खर्चा हुआ ही नहीं और इतना पैसा हमारे पास में आने वाला है, ये खर्चे हमने लगाए तो हमारे पास में प्रॉफिट आ जाएगा बैलेंस शीट फिगर से। तो ये प्रॉफिट निकालने का तरीका। अब इसमें रूल्स फॉर ट्रांसफरिंग नॉशनल प्रॉफिट टू P&L अकाउंट। अब हमें P&L अकाउंट में जो नॉशनल प्रॉफिट ट्रांसफर करना था कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, पूरे चैप्टर में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ही बनाना है, तो ये फॉर्मूलाज और ये चीज़ें आनी ज़रूरी हैं। ठीक है, तो रूल्स कौन कौन से हैं। अगर हमें नॉशनल प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया तो उस लॉस को डायरेक्ट, लॉस के लिए हम वेट नहीं करते कभी, डायरेक्ट ट्रांसफर कर दो P&L अकाउंट में। ठीक है, और अगर कंप्लीशन स्टेज, उस कॉन्ट्रैक्ट की कंप्लीशन स्टेज जो है, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट था, अगर वो लेस देन 25% है, इसमें 25% नहीं आता, 25% से जो कम है, अगर उतना ही कंप्लीट हुआ है तो उसका कुछ भी पार्ट, नॉशनल प्रॉफिट का कोई भी पार्ट हम P&L में ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक है, अगर वो कंप्लीशन स्टेज जो है वो 25% से ज़्यादा है, इसमें 25% भी है, 25% या उससे ज़्यादा है लेकिन 50% से कम है, तो हम उसको, उसका जो पार्ट है उस नॉशनल प्रॉफिट का 1/3 निकाल लेंगे। उस नॉशनल प्रॉफिट का 1/3 हमें ट्रांसफर करना है। किस रेशियो में ट्रांसफर करेंगे, जो वर्क सर्टिफाइड करके गया, मतलब मान लो 40% का काम सर्टिफाइड करके गया था लेकिन वो पैसा हमें उससे कम ही देता है, तो वो जो रेशियो है कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, इस रेशियो में हम जो भी अमाउंट निकलेगा नॉशनल प्रॉफिट का 1/3 निकालने के बाद में, उसको कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड करने के बाद में उसको हम P&L में ट्रांसफर कर देंगे, और बचा हुआ पार्ट, जो नॉशनल प्रॉफिट का बचा हुआ पार्ट था, उसको हम 2WIP रहने देंगे। इसका निकाला था, फॉर्मूला से निकाला और यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, और उसका बाकी का 2WIP से लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसके आगे और भी फॉर्मूलाज है, यहाँ पे खत्म नहीं होते। अगर अगर कंप्लीशन स्टेज जो है वो 50% से ज़्यादा है लेकिन 90% से कम है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज में लेंगे हम लोग। 50% से ज़्यादा, 90% से कम, तो हम नॉशनल प्रॉफिट का 2/3 निकाल लेंगे। इस बार ज़्यादा ट्रांसफर करना पड़ेगा क्योंकि हमको नॉशनल प्रॉफिट का 2/3 निकाल के उसको उसी कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड के रेशियो में हम अमाउंट निकालेंगे और उसको P&L में ट्रांसफर कर देंगे, और बाकी जो बचा हुआ है उसको हम उसमें 2WIP में लिख देंगे। और लेकिन इफ कॉन्ट्रैक्ट इज अबाउट टू कंप्लीट, अब अबाउट टू कंप्लीट ये हमें 90% या उससे ज़्यादा नहीं बोल सकते हम, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता चल जाएगा, तो वो तब देख लेंगे जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो हम क्या है, इनमें से, इन सारे फॉर्मूलाज में से एक फॉर्मूला का यूज़ करने वाले हैं, तो ये सारे फॉर्मूलाज हमको याद तो होने चाहिए क्योंकि इन्हीं में से एक फॉर्मूला हम यूज़ भी करेंगे। तो पहला फॉर्मूला क्या है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाल लो आप। एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकलता है हमने पीछे देखा था। एस्टिमेटेड प्रॉफिट को वर्क सर्टिफाइड और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के रेशियो में ट्रांसफर कर दो P&L अकाउंट में, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था, उसका कितना परसेंट वर्क सर्टिफाइड किया, जैसे 50 लाख का पूरा कॉन्ट्रैक्ट था, 10 लाख का वर्क सर्टिफाइड हुआ है, तो वो रेशियो यहाँ पे लिखेंगे, एस्टिमेटेड प्रॉफिट का उतना पार्ट हम P&L में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, और P&L अकाउंट में दूसरा फॉर्मूला क्या है, एस्टिमेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। यहाँ तक का तो ये ऊपर वाला ही फॉर्मूला हो जाता है। अब इसको हम वापस से कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड के रेशियो में निकालेंगे, इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो वो एक फॉर्मूला बन जाता है। उसके बाद एक और फॉर्मूला है, एस्टिमेट प्रॉफिट को टोटल एक्चुअल कॉस्ट और टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट के रेशियो में निकाल दो। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट में तो एक्चुअल कॉस्ट प्लस फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट भी आती है, ये ज़्यादा होती है कॉस्ट, और टोटल एक्चुअल कॉस्ट में वर्क सर्टिफाइड की और वर्क अनसर्टिफाइड की कॉस्ट आती है, तो हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट को इसके रेशियो में निकाल लेंगे और उसको P&L में ट्रांसफर कर देंगे।
ठीक है। एक और फॉर्मूला, यही फॉर्मूला यहाँ तक का, एस्टिमेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्चुअल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। अब इसको वापस से कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड के रेशियो में निकाल लेंगे। ये सारे फॉर्मूलाज याद करने बहुत ही आसान है और याद होने भी चाहिए, क्योंकि यहाँ तक का ये भी सेम है, फिर उसको कैश रिसीव वर्क सर्टिफाइड में लेके जा रहे हैं, यहाँ तक का फिर ये सेम हो गया, फिर उसको कैश रिसीव वर्क सर्टिफाइड में लेके जा रहे हैं। अब एक वो फॉर्मूला आ जाता है, नॉशनल प्रॉफिट को सीधा वर्क सर्टिफाइड और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ले जाओ। अब इसमें नोट एक बात आ जाती है, अगर हमको प्रैक्टिस मैनुअल के हिसाब से चल रहा है तो वो बात ऐसी है कि अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ हमें क्वेश्चन में, तो हम सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एस्टिमेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर ये फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता तो हम लोग थर्ड फॉर्मूला यूज कर लेंगे, यानी कि ये वाला, एस्टिमेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्चुअल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। ये सारे फॉर्मूलाज हम तब यूज में लेते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अबाउट टू कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसके बाद में और क्या चीजें आती हैं, इसके बाद में आता है ये 2-3 नोट्स आ जाते हैं हमारे पास में। उसके बाद में नोट्स में क्या लिखा हुआ है, अप्रोच इज, इफ कंजर्वेटिव अप्रोच इज यूज्ड then calculation shall be made by all the above formulas and least shall be transferred to P&L account। अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि हम लोग कंजर्वेटिव अप्रोच यूज में कर लेने वाले हैं, तो कैलकुलेशन जो है इन सारे फॉर्मूला से, जो 5 फॉर्मूलाज हमने पढ़े, इन सारे फॉर्मूला से यूज होगी, और फिर इसमें से जो सबसे मिनिमम अमाउंट जो आएगा, हम उस मिनिमम अमाउंट से को हम P&L में ट्रांसफर कर देंगे नॉशनल प्रॉफिट का। ठीक है, तो और इसके अलावा एक और बात हो जाती है, if conservative approach is used and completion stage is less than 90%, और कंजर्वेटिव अप्रोच भी यूज कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट जो कंप्लीट हुआ है 90% से कम कंप्लीट हुआ है, तो ये ऊपर वाले सारे फॉर्मूलाज तो यूज करेंगे। इनके अलावा ये एक फॉर्मूला जो हमने पहले भी पढ़ा था, ये भी यूज में लेंगे। ये 5 फॉर्मूला ऊपर वाले, और ये एक और फॉर्मूला आ जाता है नॉशनल प्रॉफिट का 2/3 निकाल के उसको कैश रिसीव्ड और वर्क सर्टिफाइड में रेशियो में मल्टीप्लाई करा के और उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो इनमें से जो भी लीस्ट आएगा उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं थोड़ी बहुत एंट्रीज। और एंट्रीज कुछ इस तरीके से हैं, सिंपल सी 2 एंट्रीज हैं। ट्रांजैक्शंस जो कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में होते हैं, जैसे कि उसने पेमेंट दे दिया, तो जब पेमेंट रिसीव हो गया होगा तो इससे सिंपल एंट्री होती ही नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी कर देंगे हम। जब जब पेमेंट रिसीव होता जाएगा तब हम ये एंट्री करते जाएंगे। ठीक है, और ऑन कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से। ये चीज़ हमने पहले भी देखी थी, ये चीज़ यहाँ पर थी जब कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमने बनाया था, तो लास्ट में हम क्या करते हैं, बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट। ये सेम वही एंट्री है और कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा क्या होता है, बैलेंस शीट में कुछ चीज़ों को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं वो चीज़ें देख लेते हैं। 1-2 क्वेश्चन में होगी ये चीज़ें, ज़्यादा नहीं पूछी जाती ना ये एंट्रीज। एसेट्स में हम मटेरियल एट साइड में बच गया हुआ एसेट्स में दिखा देंगे, प्लांट साइट है वो एसेट में दिखा देंगे, कुछ एक्सपेंसेस हमने प्रीपेड कर दिए वो हमारी एसेट हो जाती है, और वर्क इन प्रोग्रेस में जो काम पड़ा है वो भी हम एसेट साइड में दिखा देते हैं। अब ये एसेट्स कुछ हमारी है, तो हमारी एसेट्स थोड़ी ये कॉन्ट्रैक्ट की चीज़ें हैं, इसके लिए लाइबिलिटी जनरेट हो जाती है जो हमारी कॉन्ट्रैक्टी के लिए होती है, इसलिए कॉन्ट्रैक्टी को इधर लाइबिलिटी साइड में दिखा देते हैं। कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो दिखा देते हैं, और P&L हमारा आता ही है लाइबिलिटी साइड में। तो ये छोटी सी एक बैलेंस शीट 1-2 क्वेश्चन में होगी, वो हम बना देंगे। अब इसके प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन देख लेते हैं।